इगुआजू फॉल्स साइड व्यू 1। इगुआजू फॉल्स, अर्जेंटीना ब्राज़ील ग्रैंड टूर। जनवरी 2008 में हमने अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर स्थित इगुआजू फॉल्स, जिसे इगुआसू और इगुआसू के नाम से भी जाना जाता है, की तस्वीरें लीं। यह एयरपेनो के पहले वर्चुअल टूर में से एक था। हेलीकॉप्टर से शूटिंग के लिए स्थानीय प्रतिबंधों के कारण हमें टूर में केवल 2 हवाई पैनोरमा मिले। उस समय ब्राज़ील की तरफ स्थित एकमात्र हेलीकॉप्टर कंपनी हेलिसूर थी। दुर्भाग्य से ब्राज़ील के इगुआजू फॉल्स पार्क के प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के दरवाजे खोलने के लिए परमिट के लिए $20,000 मांगे। जाहिर है, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए मुझे एक छोटी यात्री खिड़की के माध्यम से गोलाकार पैनोरमा शूट करने में संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा, झरने से 500 मीटर ऊपर उड़ना प्रतिबंधित था, जो प्रकृति को परेशान करेगा। साथ ही अर्जेंटीना की सीमा को पार करना भी प्रतिबंधित था, जो इगुआजू नदी के बीच से होकर गुजरती है। इन प्रतिबंधों ने हमारे पायलट को झरने के सबसे दिलचस्प स्थानों से दूर रखा। मैंने कुछ दिनों में एक और प्रयास किया, हालांकि उपलब्ध हेलीकॉप्टर में यात्रियों के लिए हेडफोन नहीं थे। मुझे उड़ान रद्द करनी पड़ी, क्योंकि हमारी यात्रा के दौरान पायलट से संवाद करना महत्वपूर्ण था। चूंकि मुझे अगले दिन ब्राज़ील छोड़ना था, इसलिए निदेशक, एक बूढ़ी महिला, ने मुझे रद्द की गई उड़ान के लिए $500 की जमा राशि वापस करने का वादा किया। जब मैं 1 साल बाद इगुआजू फॉल्स लौटा, तो महिला ने अपने वादे को आसानी से भूल दिया और मुझे अपना पैसा कभी वापस नहीं मिला। ये स्पष्ट था कि एक बड़ा हेलीकॉप्टर इगुआजू फॉल्स को ठीक से शूट करने के लिए पर्याप्त नहीं था, विशेष रूप से अर्जेंटीना की तरफ से। हमने दूसरा मौका लेने का फैसला किया और अपनी आसी हेलीकॉप्टर टीम को इगुआजू भेजा। आज हम एक बड़ा वर्चुअल टूर प्रस्तुत करते हैं जिसमें हवाई और ज़मीनी तस्वीरें शामिल हैं। आगंतुक इगुआजू फॉल्स के विवरण देख सकते हैं जो पहले पक्षी की नज़र से जनता के लिए उपलब्ध नहीं थे। और अब मैं आपको स्टास सेडोव से मिलवाता हूँ, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस फोटो अभियान में भाग लिया। इगुआजू फॉल्स के लिए निकलते समय, दीमा और मैं चिंतित थे कि यह शुष्क मौसम होगा। हमारा मिशन दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक की तस्वीर लेना था, न कि पानी की एक छोटी सी बूंद की। दीमा ने हमारी यात्रा की योजना बहुत अच्छी तरह से बनाई, यात्रा की तारीखों का सावधानीपूर्वक चयन किया। हालांकि, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एयरपेनो के इतिहास में सबसे तनावपूर्ण और थकाऊ फोटोशूट में से एक होगा। यात्रा के दौरान सहकर्मियों के साथ हमारे ईमेल संचार के कुछ चुनिंदा अंश यहाँ दिए गए हैं। 18 जून में इगुआजू फॉल्स पहुँचा। यहाँ लगभग बिना रुके बारिश हो रही है। आज बादलों में कुछ अंतराल थे, लेकिन सूरज नहीं निकला। मैंने झरने के बेसिन में इतना पानी कभी नहीं देखा। भले ही मैं 10 साल से यात्रा कर रहा हूँ। ये 3 मिलियन लीटर प्रति सेकंड की दर से बहता है, और मानक 1.5 मिलियन लीटर प्रति सेकंड है। झरना अविश्वसनीय रूप से शानदार है। पानी का एक सच्चा अंतहीन प्रवाह। हम झरने की शूटिंग कैसे करें, इसका पता लगाएंगे। हमारे पास कुछ विचार हैं, लेकिन हम अपने उपकरणों के बारे में बहुत चिंतित हैं। दोस्तों, हमें जल्द से जल्द कुछ अच्छा मौसम भेजें। हमें सूरज की बहुत याद आती है। 19 जून पिछली रात से लगातार बारिश हो रही है। हम झरने के नीचे अवलोकन डेक पर गए। वहाँ शूट करना असंभव था। वहाँ दौड़ने और वापस आने के बाद मैं भीग गया था। दृश्य बिंदु लगभग धुंध के बादल में घिरा हुआ है। दुर्भाग्य से हमें इस स्थान को अपनी लोकेशन सूची से हटाना पड़ा। लगभग पूरी घाटी गिरते पानी से बनी मोटी धुंध से ढकी हुई है।
मॉस्को में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कैसा दिखता है। ये पुराने इगुआज़ू गोलाकार पैनोरमा से बिल्कुल अलग है। 20 जून सुबह फिर से बारिश हो रही है, लेकिन हमने आखिरकार सूरज की 3 किरणें देख ली हैं। हम अवलोकन डेक पर काफी देर तक इंतजार करते रहे। बहुत तनाव था, हर कोई तनाव में था। पिछले दिन की तुलना में यहाँ और भी ज्यादा पानी था। ये जोखिम भरा था। कई बार हमने घने पानी के कोहरे में हेलीकॉप्टर उड़ाया, घने बादलों के बीच पैंतरेबाजी की। उपकरण अभी भी काम कर रहा है। हमारे भाग्यशाली पल के 15 मिनट बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया। रात में बाद में एक मज़ेदार घटना हुई। हमने सूरज के इंतजार में नाश्ता करने का फैसला किया। दीमा ने व्यू पॉइंट के पास एक कैफे से कुकीज़ के कुछ पैकेट और सोडा का एक कैन खरीदा और उसे एक टेबल पर रख दिया। हमने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा और तुरंत एक हल्की खनक सुनाई दी। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि यह क्या है। टेबल पर जल्दी से नज़र डाली, कुकीज़ गायब हो गई हैं। सब कुछ गायब हो गया, लेकिन एक छोटे चोर की पूंछ जो नज़दीकी झाड़ी में छिपने के लिए भाग रही थी। क्या कीड़े थे? और आमतौर पर ये जिज्ञासु जीव बहुत गोल मटोल और धीमे दिखते हैं, खासकर जब कैमरे के लिए पोज देते हैं। कल अर्जेंटीना की तरफ से इगुआज़ू फॉल्स का अध्ययन करने जा रहा हूँ। मैंने फुटेज चेक की, डेविल्स थ्रोट के करीब जाने का मौका है। 22 जून हमने आखिरकार इगुआज़ू फॉल्स की शूटिंग कर ली है। यह मेरे पूरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण फोटोशूट था, शारीरिक और भावनात्मक रूप से। हमारी यात्रा के 5 दिनों में से सिर्फ एक बार आज मौसम ने हमारा साथ दिया। सूरज के निकलने का इंतजार करते करते हम थक गए हैं। हमने मौसम सुधारने के लिए इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सभी तरकीबें आजमाई हैं। पानी में सिक्के फेंकना, झरने में एक पुराना फ्लैश कार्ड चढ़ाना। दीमा ने तो एक निजी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बलिदान भी दिया। उसने धूम्रपान छोड़ दिया। ठीक है, ये सिर्फ हमारी यात्रा के दौरान ही था। मुझे नहीं पता कि आखिरकार कौन सी तरकीब काम आई और किसने हमारी प्रार्थना सुनी, लेकिन आज दिन के अंत में सूरज निकला। भले ही सिर्फ कुछ घंटों के लिए। हमने इस समय का पूरा फायदा उठाने और झरने के अर्जेंटीना की तरफ से ज्यादा जगहों की तस्वीरें खींचने की पूरी कोशिश की। बहुत बुरा हुआ कि हमारे पास अपनी पसंद की हर चीज की तस्वीरें लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। रात में छवियों को प्रोसेस करते समय मैंने एक अजीबोगरीब प्रभाव देखा, उल्टा इंद्रधनुष। वे जमीन से सामान्य दिख रहे थे, लेकिन एक ऊंचे कोण, हेलीकॉप्टर से इंद्रधनुष ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि नीचे की तरफ झुकता है। कमाल है। बाहर फिर से बारिश हो रही है, इसलिए हम कल घर जा रहे हैं। 23 जून रात हो चुकी है। मैं ब्राजील की राजधानी से लिख रहा हूँ। हम बस इगुआज़ू फॉल्स से ही निकले थे, मानो झरना हमारी टीम को जाने ही नहीं देना चाहता था। सुबह की बारिश में, जैसा कि आप शायद अब तक अनुमान लगा चुके होंगे, हम हवाई अड्डे पर पहुंचे और पता चला कि हमारी उड़ान रद्द हो गई है। उन्होंने हमें 4 बजे की उड़ान लेने का प्रस्ताव दिया। बादल थोड़े हटे और एक पल के लिए सूरज निकल आया। हमने अपने बैग उठाए और वापस पार्क की ओर, झरने की ओर भागे। मैंने कार रेंटल ऑफिस में फ्लो पर अपना हेलीकॉप्टर असेंबल किया, जबकि दीमा ने कागजात पर हस्ताक्षर किए। जब हम पार्क में दाखिल हुए, तो सूरज अभी भी चमक रहा था। हम बहुत उत्साहित थे। खैर, जैसा कि आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं, आसमान जल्दी ही काले बादलों से ढक गया और कोई उम्मीद नहीं थी।
1 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने सूरज का इंतज़ार करते हुए वैसे भी शूटिंग करने का प्रस्ताव रखा। सहमत, हमने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर अवलोकन डेक से बहुत दूर उड़ गया, बहुत डरावना। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमें तस्वीरें मिल गई हैं, अब वापस जाने का समय है। मैं हेलीकॉप्टर को लैंड करता हूं और अपने मास्टरपीस को चेक करने के लिए कैमरा निकालता हूं। क्या बकवास है! फोकसिंग रिंग पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। सभी तस्वीरें बेकार हो सकती हैं। ठीक है, मैं अगली उड़ान के लिए तैयार हो जाता हूं। अब हमें तेज हवा और हल्की बारिश मिल रही है। उड़ान भरने से पहले हम कैमरा और लेंस को अच्छी तरह से चेक करते हैं। सब कुछ ठीक है। हम उड़ान भरते हैं और शूटिंग शुरू करते हैं। एक पल ऐसा भी आया जब हेलीकॉप्टर तेज हलचल के कारण लगभग क्रैश हो गया। लेकिन हम इसे संभालने में कामयाब रहे। हम लैंड करते हैं और कैमरा निकालते हैं। क्या बकवास है! हमारे सभी कैमरा सेटिंग्स बंद थीं। शायद नमी की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन हमें परवाह नहीं थी, सभी तस्वीरें फिर से बेकार हो सकती थीं। अगले 5 मिनट रूसी में जोरदार गालियों से भरे हुए थे। अंत में, मैं धीमा से कहता हूँ, झरना बस हमारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता। चलो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले इसे खत्म कर देते हैं। धीमा सहमत हो गई। खैर, हम खुद को रोक नहीं पाए और लगभग 15 मिनट और रुके। बादलों में एक छेद था। आपको क्या लगता है? हमने एक बार और उड़ान भरी। यह शायद हमारी अब तक की सबसे गहन और सटीक प्री फ्लाइट जांच थी। हमने हर एक विवरण को 3 बार जांचा। इस दौरान झरने से धुंध का एक घना बादल आया और हमें लेंस को अपेक्षाकृत सूखा रखने के लिए हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से, यह उड़ान अच्छी रही। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और भारी बारिश की बूंदों के बीच हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर हमें पता चला कि हमारी उड़ान में 1.5 घंटे की देरी हो गई है। इसलिए इगुआज़ू फॉल्स की हमारी यात्रा एक दिन और लंबी हो गई। अब सूरज की रोशनी नहीं थी। वापस आते समय, जब मैंने हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखा, तो सब कुछ बादलों से ढका हुआ था। इगुआज़ू में फिर से बारिश हो रही थी। फोटोग्राफी स्टैनिस्लाव सेडोव और दिमित्री मोइसेनकोर द्वारा। दक्षिण अमेरिका में गुआज़ू फॉल्स इसी नाम की नदी के अंतिम हिस्से को ताज पहनाता है। झरने से 15 किलोमीटर नीचे की ओर इगुआज़ू नदी, जिसे इगुआसू या इगुआसू के नाम से भी जाना जाता है, महाद्वीप के दूसरे जलमार्ग पराना नदी में गिरती है। दोनों एक तरह के टी आकार के चौराहे का निर्माण करते हैं जहां 3 लैटिन अमेरिकी राज्य एक साथ आते हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील, तीनों नदी तटों पर विशाल सीमा चिन्हों को संबंधित राष्ट्रों के राष्ट्रीय रंगों में रंगा गया है। यह अनोखी बात नहीं है कि एक झरना राज्य की सीमा रेखा बनाता है। उदाहरण के लिए, नियाग्रा फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक प्राकृतिक सीमा है। फिर भी, इगुआज़ू फॉल्स की तुलना में, प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स, रसोई के नल की तरह दिखता है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की पत्नी एलेनोर ने एक बार कहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला ने अतिशयोक्ति नहीं की थी। कनाडा की तरफ नियाग्रा फॉल्स की ऊंचाई 53 मीटर तक पहुंचती है, जबकि अमेरिका की तरफ नीचे ढेर लगे पत्थरों की वजह से ये केवल 21 मीटर ही दिखाई देता है। हालांकि, इगुआज़ू फॉल्स 60 से 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मूल गुआरानी भारतीयों की भाषा से अनुवादित, इगुआज़ू का अर्थ है बड़ा पानी।
साइट की शानदार सुंदरता एक रंगीन इंद्रधनुष से कई गुना बढ़ जाती है, जिसे अक्सर दोनों नदी के किनारों पर जगमगाती धुंध और रसीले उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के ऊपर देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि स्पेनिश विजेता अल्वानुनेस कैबेजा डे वेका दक्षिण अमेरिका के इस प्राकृतिक स्थल को खोजने वाले पहले यूरोपीय थे। वह एल्डोरेडो के पौराणिक खजाने की तलाश में पराना नदी के जंगल से होते हुए 1541 में झरने तक पहुंचे थे। अगर इगुआजू पानी का एक पर्दा होता, तो ये ग्रह पर सबसे चौड़ा झरना होता। हालांकि ऐसा नहीं है। आज दुनिया में सबसे चौड़े अविभाजित झरने का खिताब अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स 1800 मीटर के पास है। वैसे यह ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी है। इगुआजी फॉल्स के लिए इसमें 270 से ज़्यादा अलग अलग झरने हैं, जिनकी कुल चौड़ाई 2700 मीटर है। अलग अलग आकार के कई द्वीप झरनों को अलग करते हैं। बदले में द्वीप फुटब्रिज से जुड़े हुए हैं, जहां से कोई गिरते पानी का नज़दीक से नज़ारा ले सकता है। इगुआजू कैस्केड का सबसे बड़ा झरना एक भयावह नाम रखता है, डेविल्स थ्रोट, स्पेनिश में गारगेंटा डेल डियाब्लो या पुर्तगाली में गारगेंटा डू डियाबो। ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच की सीमा के रूप में भी काम करता है। द थ्रोट की चौड़ाई 150 मीटर है और इसकी लंबाई 700 मीटर है। डेविल्स थ्रोट का आकार घोड़े की नाल जैसा है और इसमें 14 शक्तिशाली झरने शामिल हैं। ये दिलचस्प है कि लोगों ने हाल ही में अपनी ज़रूरतों के लिए झरनों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। उदाहरण के लिए, इताइपू जलविद्युत बांध 1991 में ही खोला गया था। ब्राज़ील और पैराग्वे द्वारा निर्मित इताइपू बांध 12,600 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के लगभग 40% हिस्से को बिजली देता है। इताइपू बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। दोनों देश इसे आधुनिक तकनीक की उत्कृष्ट कृति मानते हैं। झरने के दोनों किनारों पर स्थित इगाजू नेशनल पार्क को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। 2011 में इगाजू फॉल्स को प्रकृति के नए 7 अजूबों के विजेताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया था। दुर्भाग्य से इगाजू फॉल्स का प्राकृतिक आश्चर्य बहुत नाजुक है। मौसम के आधार पर हर सेकंड लगभग 1.5 से 3 टन पानी इगाजू फॉल्स से बहता है। हालांकि हर 40 साल में सूखा इगाजू फॉल्स को बेसल्ट चट्टान में बदल देता है। पिछली बार ऐसा मई-जून 1978 में हुआ था। 28 दिनों तक इगुआजू खाई में पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। दूसरी ओर, बड़ी बाढ़ झरने को पूरी तरह से भर देती है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में मौसम से अछूता एकमात्र झरना कुख्यात डेविल्स थ्रोट है। ज़्यादातर झरने इगुआजू के अर्जेंटीना की तरफ 200 मीटर लंबे स्थित हैं। हालांकि बहुत नीचे होने के कारण ब्राज़ील की तरफ को सबसे शानदार माना जाता है, क्योंकि यहाँ से झरने का बेहतर नज़ारा देखा जा सकता है। आपके पास दक्षिण अमेरिका के प्रसिद्ध स्थल को ऊपर से देखने का अवसर है और देखें कि इगुआजू फॉल्स हर कोण से आश्चर्यजनक है।
Like, comment, and subscribe.